हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स। इस साल हम लोग हमारी जो भी स्टडी रहेगी उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सर्किट एनालिसिस, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। काफ़ी बेसिक है फर्स्ट ये क्लास जो है उसमें। और जैसे कि आप अगर बुक्स ख़रीद लेंगे तो बुक से पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है बजाय नोट्स के, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करती हैं वो आप नोट्स में मिस कर जाते हैं। तो एक बार बुक्स में से पढ़ना तो बहुत अच्छा रहता है और मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि बुक्स एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज़ नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या है या जाल क्या है। जैसे कि आपको ऊपर इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो जाल है उसकी डेफिनेशन ये है कि जाल वो है जिसके अंदर कोई ना कोई पावर सोर्स हो या फिर पावर सोर्स हो और उसके साथ में पावर सोर्स के साथ आपके पास उसके अंदर बाकी सर्किट के लिए जो कोई भी एलिमेंट्स जैसे रेजिस्टेंस है या इंडक्टर है या कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इस तरीके के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हों। तो ऐसा जो बंद पथ होता है, क्लोज्ड पाथ, वो क्या कहलाएगा? एक जाल या नेटवर्क कहलाता है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स हो। कई बार जो क्लोज्ड पाथ होता है उसके अंदर सिर्फ सर्किट एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रायोड जो भी हैं उनसे बना हुआ एक क्लोज्ड पाथ होता है। उसमें कोई पावर सोर्स नहीं रहता है। पावर सोर्स से मतलब होता है जैसे कोई बैटरी वगैरह, कोई वोल्टेज का सोर्स, कोई करंट का सोर्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। इसके अंदर जैसे आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है अभी आपने जो देखी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक मिनट में आपको ये साथ साथ में हाईलाइट करके भी बताती रहूँगी ताकि आपको इसमें आसानी रहे। जैसे ये जाल की डेफिनेशन जो है वो हमने यहाँ से आपको एक्सप्लेन करी है। इसी के नीचे की जस्ट नीचे की लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि जिस जाल के अंदर पावर का सोर्स हो, ऊर्जा का सोर्स हो, नहीं हो, उसे हम पैसिव या निष्क्रिय जाल कहते हैं। और जिसके अंदर पावर सोर्स होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो है उसमें लिखा हुआ है कि जिसके अंदर एनर्जी सोर्स नहीं होगा वो एक पैसिव नेटवर्क होगा और जिसके अंदर एनर्जी सोर्स होगा वो एक एक्टिव नेटवर्क होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको ये 3 डायग्राम दिखाए गए हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इस फर्स्ट वाले के अंदर देखिए 1 1 और 2 2। इसके बाद में जैसे ये अपना सेकंड है, सेकंड वाला डायग्राम है, इसमें 1 1 के अलावा 2 2 भी है। इसके अलावा जो थर्ड वाला है 1 1 और उसके अंदर 2 2 जो है वो क्लोज्ड है। और जैसे ये सेकंड वाला है उसमें ये जो 2 2 वाला है वो कंबाइंड है, इसको एक को कॉमन कर दिया गया है। तो ये क्या है? टाइप ऑफ नेटवर्क है। जिस नेटवर्क के अंदर 2 इनपुट और 2 आउटपुट के टर्मिनल रहते हैं वो 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। और जिस सर्किट के अंदर 2 इनपुट और एक कॉमन आउटपुट, तो वो 3 टर्मिनल हो गया। जिसके अंदर सिर्फ 2 इनपुट के हैं, आउटपुट वाले टर्मिनल उसमें क्या है? शॉर्ट कर रखे हैं। तो जैसे कि ये थर्ड डायग्राम है, इसके अंदर ये जो आउटपुट वाला है ये शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर इसीलिए इसके अंदर ये क्या हो गया? 2 टर्मिनल हो गया। और जैसे ये वाला है इसके अंदर ये 1 1 तो है लेकिन ये 2 वाला जो है यहाँ पे कॉमन कर दिया एक, तो इसीलिए ये 3 टर्मिनल हो जाता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसके अंदर क्या है?
1 1 है, 2 2 है, ये हमारा 4 टर्मिनल नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइप ऑफ नेटवर्क हो जाता है। और उसके बाद है व्हाट इज़ ए वोल्टेज सोर्स। जैसे कि हमने ऊपर जो नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, तो सोर्स किस तरीके के हो सकते हैं, इट मे बी वोल्टेज सोर्स और इट मे बी करंट सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो रहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि व्हाट इज़ वोल्टेज सोर्स और व्हाट इज़ करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स जो है उसके अंदर जैसे कोई भी वोल्टेज का सोर्स रहता है उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल इम्पीडेंस रहता है। जो अगर मान लीजिए अगर सर्किट के अंदर जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसके साथ बाहर कोई लोड जुड़ा हुआ है, कोई प्रतिबाधा जुड़ी हुई है, अगर मान लीजिए उस पर हर बार वोल्टता का मान स्थिर रहता है, यानी कि अगर लोड का मान बदल रहे हैं, लोड का मान बदलने से भी वोल्टता का मान नहीं बदलता है, तो उसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कोई भी वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ जो इंटरनल इम्पीडेंस जुड़ा हुआ रहता है उसकी वजह से बाहरी लोड के ऊपर बाहर जो भी सर्किट एलिमेंट होता है उस पर वोल्टता का मान फ्लक्चुएट करता रहता है, वो बदलता रहता है। ठीक है, ये क्या है, रियल वोल्टेज सोर्स होते हैं। दूसरा है करंट सोर्स। जैसे करंट के बारे में तो आप पढ़ते ही हो, आइडियल करंट सोर्स वो होगा जिसके पैरेलल में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, किसी भी करंट सोर्स के पैरेलल में आइडियली इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस होना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो रियली एक्चुअली हमारे पास जो करंट सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल करंट सोर्स रहते हैं। और वैसा ही जैसे कि वोल्टेज सोर्स में होता है कि ऐसा धारा स्रोत अगर समांतर क्रम में जिसके अनंत प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है तो उससे जो धारा जाएगी किसी भी बाहरी लोड पर उसका मान जो है वो स्थिर रहता है। जैसे उसका मान क्या होगा, बाहर जो कोई भी लोड सर्किट के अंदर जुड़ा हुआ है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान लोड के बदलने से बदलता नहीं है। मतलब अगर लोड 2 3 4 5 जैसे भी हो रहा है, लेकिन करंट उसमें अगर 7 एम्पियर आ रही है तो 7 ही रहेगी, 3 आ रही है तो 3 ही रहेगी। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी करंट सोर्स जो रहता है वो आइडियल करंट सोर्स नहीं रहता है, वो रियल करंट सोर्स होते हैं, क्योंकि उनके पैरेलल में इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं होता है। उसके बाद है रेखीय प्रतिबाधाएं कि रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है। देखो, जब कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर जब कोई करंट फ्लो करती है, जैसे मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें से कोई भी करंट फ्लो करती है तो इसके सिरों पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये करंट आई और ये वोल्टेज, इनके बीच में अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो जिनके लिए ये स्ट्रेट लाइन रहता है वो लीनियर इम्पीडेंस कहलाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि यदि किसी प्रतिबाधा से ये जैसे मैं आपको इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, आप अपने बुक में भी जैसे देखोगे ये है ना, कि यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र सरल रेखा होता है तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को हम लोग रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिरोध R, L, C इत्यादि की प्रतिबाधाएं रेखीय होती है, लेकिन जैसे डायोड है, ट्रायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड है, इनकी प्रतिबाधाएं जो है वो लीनियर नहीं होती हैं। इनके लिए वोल्टता तथा धारा के बीच का ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा है कि जैसे इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपने बहुत बार देखा है, V=RI, जो हमारा ओम का नियम होता है। E यहाँ पे है जो वोल्टेज ड्रॉप है या विद्युत वाहक बल या वोल्टता, जिस किसी से भी यहाँ पे इसको शो करना चाहेंगे हम लोग। R रेजिस्टेंस हो गया और I करंट जो उसमें फ़्लो कर रहा है। लेकिन अगर इसके साथ में अभी तो यहाँ पे क्या होता है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, लेकिन अगर सर्किट के अंदर कोई इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसके लिए E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर इम्पीडेंस नहीं शो करते हैं। ओके, उसके बाद है द्विपार्श्विक या बाइलेटरल इम्पीडेंस। ये वो इसका द्विपार्श्विक मतलब दोनों तरफ,
से कोई भी सर्किट एलिमेंट में करंट को फ्लो करना। अगर मान लीजिए किसी सर्किट एलिमेंट में दोनों तरफ से करंट फ्लो करने पर धारा के मान में परिवर्तन नहीं आता है, तो फिर धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, तो उसे हम द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे आर, एल, सी इत्यादि की प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक होती है, लेकिन डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर डायोड आदि की नहीं होती। एक एग्जांपल, जैसे कि हमारा मान लीजिए सर्किट में एक आर जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें ये करंट जो कोई भी फ्लो कर रही है और या इसकी डायरेक्शन बदल दें तो इसका मान जो है वो बदलता नहीं है, प्रतिबाधा का मान आर का आर ही रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग डायोड की बात करते हैं, तो जैसे हमारा डायोड ये है, अगर मान लीजिए इसमें करंट ये है, तो ये डायोड क्या है, अभी करंट की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस से माइनस। डायोड ऑन है तो पूरा करंट इसमें से गुजर जाएगा, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0 अपने करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन बदल दें तो फिर यहाँ पे करंट जो है वो प्लस से माइनस होती है, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो करंट जो है बहुत कम फ्लो होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाता है, और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए बाइलेटरल इम्पीडेंस या द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं वे होंगी जिसमें धारा की दिशा उलटने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि आर, एल और सी हमारे सर्किट में अगर ये जुड़े हुए होंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर डायोड, ट्रायोड या सेमीकंडक्टर डायोड रहते हैं तो उनमें प्रतिबाधाएं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं होती है। नेक्स्ट है ब्रांच। ब्रांच क्या है? ब्रांच जो है वो किसी भी सर्किट का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर धारा का मान कांस्टेंट रहता है। जैसे ये हमारा सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट जो है इसके अंदर जैसे ये ए बी है या सी ई है, ठीक है, इसके बजाय मतलब इसके अलावा ये और एग्जांपल, जैसे कि हम लोग कहें कि बी सी है, ठीक है, और अगर फिर भी नहीं तो बी, जैसे बी एफ है, तो ये वाले जो हिस्से रहते हैं ना, इसमें जैसे धारा का मान है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा जैसे कि ये बी सी ई कोई भी आप ले लो, ए बी, बी एफ, बी सी, सी ई, सी डी, इन सब में धारा का मान जो है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है इस हिस्से के अंदर। तो ये हमारे सर्किट की क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। एंड नेक्स्ट है संधि या नोड। नोड वो होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांच जो है वो मिलती हैं। जैसे कि ये, जैसे आप मान लीजिए ये वाला सर्किट है, इसके अंदर ये जो बी पॉइंट है, इसमें एक तो ब्रांच है ए बी, एक ब्रांच है जो ये बी सी, एक ब्रांच है बी एफ। तो ये तीनों ब्रांच जो है वो बी पॉइंट पे मिलती है, तो बी इज़ ए नोड पॉइंट फॉर दीज 3 ब्रांचेस। ओके, और उसके अलावा अगर मान लीजिए ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो उसके लिए ये बी सी ब्रांच, सी डी ब्रांच, सी ई ब्रांच, इनका ये कॉमन पॉइंट है, इनको कनेक्ट करने वाला पॉइंट है, तो ये एक नोड पॉइंट हो गया, ठीक है। इसे कहेंगे हम लोग नोड पॉइंट या संधि बिंदु। संधि यानी कि दो तीन ब्रांचेस को जोड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पाश या लूप। लूप वो होता है जो दो या दो से अधिक ब्रांचेज से बंद पथ जो बनता है, जैसे ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इससे बनने वाला बंद लूप, बंद परिपथ लूप कहलाता है। तो ये एक लूप बन गया ए बी एफ। इस तरीके से ये भी एक लूप है और इसी तरीके से ये भी एक लूप है। इन्हें हम लूप कहते हैं जो दो या दो से अधिक ब्रांचेज से बनने वाला बंद पथ होता है, ठीक है। और इसके बाद जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। अभी जो भी है ये बहुत ही बेसिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। अभी जैसे हमने इसके बारे में बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, व्हाट इज़ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क क्या है, और उसके बाद में किस तरीके के नेटवर्क रहते हैं, पावर सोर्स की प्रेजेंस में जो नेटवर्क होता है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव, और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, लीनियर इम्पीडेंस, बाइलेटरल, ब्रांच, नोड और लूप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।